हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला में। आज हम पढ़ेंगे प्रदूषण के एक और अध्याय को, जिसका नाम है साउंड पोल्यूशन। साउंड पोल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में जानने से पहले, यानी ध्वनि प्रदूषण के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा ध्वनि के बारे में जानना ज़रूरी है। ध्वनि किसे कहते हैं? तो इसकी छोटी सी परिभाषा है, वह तरंगें यानी जो वे तरंगें जिसको कान महसूस कर सकते हैं उसे ध्वनि कहा जाता है। और जो ध्वनि होती है उसको सदैव अनुदैर्घ्य तरंगों का ही प्रयोग होता है, अर्थात ध्वनि में सदैव अनुदैर्घ्य तरंगों ही प्रयोग की जाती हैं। ये क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि ध्वनि में कौन सी तरंगें उपयोग होती हैं, तो वो अनुदैर्घ्य तरंगें हैं। और इसका जो मात्रक होता है वो डेसिबल होता है, स्मॉल डी और बी। जैसे पिछले वीडियो में हमने बताया था, अगर इसको कैपिटल डी और कैपिटल डी स्मॉल बी कर दें तो ये डॉप्सन हो जाएगी, जो कि ओजोन परत का किसका मात्रक है? ओजोन परत का। इसलिए इसको स्मॉल डी भी लिखते हैं। स्मॉल डी भी डेसिबल होता है और कैपिटल डी और स्मॉल बी ये डॉप्सन यानी ओजोन परत का मानक मात्रक होता है। अब जो ध्वनि की तरंगें हैं उसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें जो पहली है उसको अश्रव्य तरंगें यानी इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं, जो कान सुन नहीं सकते हैं, यानी बहुत ही धीमी। इसकी जो आवृत्ति होती है वो लगभग 20 हर्ट्ज से कम होती है, यानी जिसकी जो आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो वो इंफ्रासोनिक वेव्स होती हैं। उसके बाद जो दूसरी है वो है श्रव्य तरंग यानी सोनिक वेव्स, जो कान सुन सकते हैं, यानी जो कान क्या करें, सुन सकें। अगर श्रव्य तरंगों को सीधे सीधे देखें तो श्रव्य का मतलब होता है सुनना, अर्थात जो तरंगें हम सुन सकते हैं वे श्रव्य तरंगें, और जो ना सुन सकें वो अश्रव्य तरंगें। यानी जिनको सुन सकते हैं उनको सोनिक वेव्स, और जिनको नहीं सुन सकते उनको इंफ्रासोनिक वेव कहा जाता है। और जो तीसरी तरंग है उसको पराश्रव्य तरंग कहा जाता है, यानी अल्ट्रासोनिक या फिर सुपरसोनिक वेव कहा जाता है। अगर इनकी समानता परिभाषा की बात करें तो सिंपली इसकी परिभाषा देखें तो ये तरंगे केवल रात में दिखने वाले ही जो जीव होते हैं वे इनको सुन सकते हैं। और अगर इसकी आवृत्ति की बात करें तो इसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। 20,000 से इसकी आवृत्ति अधिक होती है। किसकी? पराश्रव्य तरंगें यानी अल्ट्रासोनिक या फिर सुपरसोनिक वेव। इसको मनुष्य नहीं सुन सकते हैं, केवल वे ही सुन सकते हैं जो रात में दिखने वाले जो जीव होते हैं। अब ये आवृत्ति शब्द आपने बार बार सुना है, अब देखते हैं आवृत्ति क्या होती है। आवृत्ति का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अगर इसको साधारण भाषा में समझें तो इसका मतलब होता है कि 1 मिनट में हुए कंपनों की जो संख्या होती है वही क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। और इसका जो मापन मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है। ये हर्ट्ज में इसका मानक मात्रक होता है, अर्थात 1 मिनट में हुए कंपनों की संख्या को ही आवृत्ति कहा जाता है। ये इसकी छोटी और सिंपल परिभाषा है। उसका मात्रक क्या है? हर्ट्ज है। अब इसी क्रम में देखते हैं कि आपने सुना होगा अनुनाद। अनुनाद क्या होता है? इसकी भी छोटी सी परिभाषा देख लेते हैं। तो इसके अनुसार जब एक वस्तु की ध्वनि ऊर्जा, इसको हम आवृत्ति भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आवृत्ति कहते हैं। कभी कभी पूछ भी ले जाते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ध्वनि ऊर्जा और आवृत्ति क्या है? तो ये दोनों सेम ही हैं। तो अगर कहीं ध्वनि ऊर्जा या फिर आवृत्ति लिखी हो तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, दोनों एक ही चीज़ हैं। केवल आपको भरमाने के लिए इस तरह के
क्वेश्चन या इस तरह के वाक्य दे दिए जाते हैं। तो जब एक वस्तु की ध्वनि ऊर्जा यानी आवृत्ति दूसरे वस्तु के ध्वनि ऊर्जा के क्या हो, बराबर हो, यानी एक कोई ध्वनि है और वो किसके बराबर है, दूसरे ध्वनि के बराबर है, तो यही स्थिति क्या कहलाती है, अनुनाद। इसी को कहते हैं अनुनाद कहा जाता है। तो ये छोटी सी परिभाषा अनुनाद की थी। और आगे देखते हैं। इसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट है, जैसे पित्त या तारत्व क्या है। जो पित्त होता है इसका जो मुख्य काम, मेन वर्क होता है, जो वॉइस होती है यानी जो आवाज़ होती है उसको मोटापन या पतलापन बताता है कि ये कितना मोटा है और कितना पतला। यानी अगर आवाज़ पतली होगी, आवाज़ कैसी होगी, पतली होगी, तो उसका जो पित्त है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का पित्त ज़्यादा होता है, क्योंकि लड़कियों की जो आवाज़ होती है वो पतली होती है एक लड़कों की अपेक्षा। और अगर आवाज़ मोटी है, आवाज़ कैसी है, मोटी, तो पित्त क्या होगा, कम होगा। ये आप याद रखिए। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है प्रतिध्वनि यानी इको। इको क्या है, इसकी अगर सामान्यता परिभाषा की बात करें तो जब आवाज़ किसी आधार से, आधार यानी किसी सतह से, कोई कुछ भी हो सकता है, टकरा कर दो या दो से अधिक बार सुनाई दे तो वो क्या कहलाती है, प्रतिध्वनि। यानी कोई आवाज़ है, यहाँ से गई, टकराई, आपको सुनाई, फिर टकराई और फिर आपको सुनाई, फिर आपने सुना, तो ये स्थिति क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी प्रतिध्वनि। यानी ध्वनि का दोबारा सुनाई देना ही प्रतिध्वनि कहलाती है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रतिध्वनि होने के लिए कितना लंबा कमरा होना चाहिए। तो यानी प्रतिध्वनि होने के लिए कितना लंबा चौड़ा कमरा होना चाहिए, तो लगभग कम से कम 16.6 मीटर, इम्पॉर्टेंट है, 16.6 मीटर का न्यूनतम होना चाहिए क्या, कमरा, तभी प्रतिध्वनि होगी। और अधिक होगी तो वो तो होती रहेगी। और किसी किसी में 17 भी दिया रहता है, 17 मीटर, तो कंफ्यूज मत होइए। 16 पॉइंट न्यूनतम होना चाहिए, अगर अधिक हो गई तो कोई बात नहीं, तभी प्रतिध्वनि होगी। तो न्यूनतम 16.6 मीटर कमरा होना बहुत ज़रूरी है, किसके लिए, प्रतिध्वनि होने के लिए। अब देखते हैं तीव्रता। तीव्रता क्या होती है, तीव्रता जो होती है, अगर इसका जो कार्य की बात करें यानी डेंसिटी की बात करें, इसका मुख्य जो कार्य होता है वो आवाज़ का तेजपन और धीमापन बताता है। मतलब आवाज़ कितनी तेज है और कितनी धीमी है। आवाज़ का तेज, तीव्रता ज़्यादा, यानी आवाज़ अगर तेज होगी तो तीव्रता कैसी होगी, ज़्यादा होगी। आवाज़ अगर कम है तो तीव्रता भी उसकी कैसी होगी, कम होगी। और इसका जो मात्रक जो इकाई होती है वो होता है डेसिबल, यानी स्मॉल डी और स्मॉल बी। अगर स्मॉल डी और स्मॉल बी को इस तरह लिख दिया जाए तो ये डाप्सन हो जाएगा। डाप्सन जो कि ओजोन परत की जो क्षरण होता है उसकी इकाई है, तो इसको आप याद रखिए, इसको हमेशा स्मॉल डी में ही लिखते हैं। और अगर बात करें कि इसको मापा किस में जाता है, यानी ध्वनि को किस में नापा जाता है, तो ध्वनि को जो मापने का जो यंत्र होता है उसको बोलते हैं आइडियोमीटर। क्या बोलते हैं, आइडियोमीटर से मापते हैं क्या, ध्वनि। क्या मापते हैं, ध्वनि को मापा जाता है, इसकी ध्वनि कितनी है, ये कौन बताता है, आइडियोमीटर। आइए अब देखते हैं किसकी ध्वनि कितनी होती है लगभग।
तो अगर बात करें हार्ट बीट की, जो दिल की धड़कन है, उसकी जो आवाज़ होती है वो 15 से 20 डेसिबल होती है। और ये फुसफुसाहट, मरमरिंग, जो फुसफुसाहट होती है, जो बातें करते हैं नहीं किसी से कोई सुन ना ले, तो अगर उसकी जो आवाज़ होती है वो होती है 30 डेसिबल। और जो हम नॉर्मल बातचीत करते हैं उसकी आवाज़ होती है 45 से 60 डेसिबल। और ये जो आंकड़ा है वो किसने दिया है? WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। यानी अगर 45 से 60 के बीच आवाज़ सुनना ही हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, अर्थात इससे अधिक आवाज़ सुनेंगे तो वो प्रदूषण की स्थिति अथवा कहें कि वो प्रदूषण में उसको माना जाता है। इससे अधिक आवाज़ सुनना वो प्रदूषण का एक पार्ट माना जाता है। इसके बाद बात करें, अगर पेट्रोल से जो इंजन चलते हैं, यानी पेट्रोल से जो इंजन चलते हैं उनकी आवाज़ होती है 65 डेसिबल। और जो डीजल से चलते हैं उनकी 75 डेसिबल होती है। और आपने सुना होगा जो डीजे होता है यानी ऑर्केस्ट्रा, इसकी जो आवाज़ होती है वो 100 से 120 डेसिबल होती है। और जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, यानी जहाँ फैक्ट्रियाँ होती हैं और जो कारखाने होते हैं, अगर उनकी बात करें तो वहाँ की जो ध्वनि होती है यानी आवाज़ होती है, वॉइस होती है, वो लगभग 120 डेसिबल होती है। अगर वायुयान की बात करें तो जो वायुयान होता है उसकी आवाज़ की बात करें तो वायुयान की आवाज़ 140 से 160 डेसिबल के बीच में होती है। अगर मिसाइल की बात करें, जो मिसाइल होती है उसकी बात करें तो उसकी जो आवाज़ होती है वो 180 डेसिबल मानी जाती है। और अगर सायरन की बात करें, तो आपने सायरन देखा होगा, अगर सायरन की बात करें तो इसकी जो आवाज़ होती है वो 200 डेसिबल होती है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ध्वनि प्रदूषण होता है यानी साउंड पोल्यूशन होता है, इसको कंट्रोल कौन करता है, यानी कौन सा पेड़ इसको कंट्रोल करता है? तो जो अशोक का पेड़ होता है, जो अशोक का पेड़ होता है वो ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। और जो अशोक का पेड़ है वो यूपी का राजकीय वृक्ष भी है, यानी यूपी का राजकीय वृक्ष जो पेड़ होता है वो कौन होता है? अशोक। और ये ध्वनि प्रदूषण को रोकने में बहुत ही उपयोगी या फिर बहुत ही अहम रोल निभाता है ध्वनि प्रदूषण को रोकने में। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कब 7 जून 2017 को एक योजना चलाई थी जिसका नाम है ग्रीन मफलर योजना। ग्रीन मफलर योजना। इस योजना का जो मोटो था, यानी इस योजना को चलाने का जो उनका मकसद था कि जो अशोक के पेड़ हैं, उनको अधिक से अधिक लगाना और जो पेड़ है उनको संरक्षण करना। तो इस योजना का उद्देश्य यही था, अशोक के पेड़ को लगाने में बढ़ावा देना। अब आइए बात कर लेते हैं कुछ ध्वनि यानी माध्यमों के बारे में कि किस माध्यम में कौन सी ध्वनि सबसे अधिक या फिर सबसे कम होती है। इसकी बात करें तो यानी ध्वनि की अगर चाल की बात करें, यानी स्पीड ऑफ साउंड की देखें, तो ध्वनि की चाल जो सबसे अधिक होती है वो किस में होती है? ठोस में। लेकिन ठोस में भी कई ऐसे तत्व होते हैं जिसमें ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि सोना भी ठोस होता है, लेकिन सोने में यानी गोल्ड में ध्वनि की चाल होती है, कितनी होती है? 3240 मीटर प्रति सेकंड होती है। और बात करें कांच यानी ग्लास की, तो ग्लास में 4540 मीटर पर सेकंड होती है। तांबे की बात करें यानी कॉपर, इसमें ध्वनि की जो चाल होती है
वो 4600 मीटर प्रति सेकंड होती है। और अगर लोहे की बात करें यानी आयरन में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 5100 मीटर पर सेकंड होती है। और जो इस्पात होता है, इस्पात को इंग्लिश में स्टील बोलते हैं। अगर स्टील में ध्वनि की चाल की बात करें तो 5790 मीटर पर सेकंड होती है, जो कि सबसे अधिक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक अगर ठोस में पूछा जाता है तो हम बताएंगे जो स्टील होता है उसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। और अगर ठोस द्रव गैस में पूछा जाए तो सबसे अधिक ठोस में होगी। अगर ठोस में भी पूछा जाए तो सबसे अधिक इस्पात यानी स्टील में ध्वनि की चाल होगी। और अब बात करते हैं निर्वात में। निर्वात मतलब होता है जहाँ पर वायु ना हो, उसको इंग्लिश में वैक्यूम भी बोलते हैं। निर्वात में ध्वनि की चाल क्या होती है? शून्य, यानी कुछ भी नहीं। आप सामने सामने खड़े होगे, बोलोगे तब भी कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो ध्वनि होती है उसको चलने के लिए क्या चाहिए? माध्यम की आवश्यकता होती है। कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए। लेकिन माध्यम होने के कारण आप अगर यहाँ खड़े हैं और आप यहाँ खड़े हैं तो आपस में जो आप बोलेंगे वो एक दूसरे को सुनाई नहीं पड़ेगा। बस इतना ही। अगले वीडियो में देखेंगे इसके कुछ और बिंदुओं के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको समझ में आ रहा हो या पढ़ाई से संबंधित कुछ और जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो स्टूडेंट यानी जो आपके साथी हैं उनको शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.